स्मॉल कैप इंडेक्स पिछले 15 सालों में 15 गुना बढ़ चुका है और पिछले सप्ताह सेबी के चेयरपर्सन ने एक कंसर्न जताया कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं और इसकी वजह से स्मॉल कैप और मिड कैप में गिरावट आने लगी। अब ऐसे में क्या आपको स्मॉल कैप और मिड कैप ओरिएंटेड जो फंड्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस वीडियो में मैं कंपेयर करने जा रहा हूं HDFC और निपॉन, जो दोनों ही बड़े फंड हाउस हैं, इनके स्मॉल कैप फंड को। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी। मैं पिछले 18 सालों से फाइनेंस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं एक वोलेटिलिटी कोच हूं और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। निपॉन के अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्कीम है, जिसमें टोटल AUM की अगर हम बात करें तो 46,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। और वहीं पे अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC का भी AUM 28,598 करोड़ है। अब इसके फंड मैनेजमेंट की बात करें तो निपॉन के फंड को मैनेज करने के लिए 2 फंड मैनेजर हैं, मिस्टर समीर रच, और इनके एक असिस्टेंट फंड मैनेजर हैं तेजाज सेठ। समीर रथ का टोटल 32 साल का एक्सपीरियंस है, वहीं पे तेजाज सेठ का 18 साल का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। अगर हम बात करें इंसेप्शन की तो निपॉन का स्मॉल कैप 2010 में आया था और HDFC का स्मॉल कैप 2008 में आया था और इसके फंड मैनेजर चिराग सेटलवर्ट, जो 26 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, 2014 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की तो HDFC का फंड मैनेजर फंड का माने स्मॉल कैप का स्टैंडर्ड डेविएशन 15.27 है और स्मॉल कैप निपॉन का अगर बात करें तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 8% माने 4.14% का है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो पैरामीटर होता है जिससे कि आप ये समझते हैं कि इस फंड की वोलेटिलिटी कितनी है। वोलेटिलिटी के पैरामीटर में अगर हम देखते हैं तो HDFC का स्मॉल कैप ज्यादा वोलेटाइल है कंपेयरिंग टू निपॉन। अब अगर हम बात करें बीटा की तो HDFC का बीटा 0.80 है, वहीं पे निपॉन का बीटा 0.76 है। तो बीटा भी होता है रिस्क का पैरामीटर। अगर हम रिस्क के पैरामीटर में भी देखें तो HDFC का रिस्क पैरामीटर हाई है कंपेयरिंग टू निपॉन। अब देखते हैं कि मेजर एक्सपोजर किस इंडस्ट्री में किस फंड ने ले रखा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि HDFC ने बैंकिंग में 9.59%, कॉमर्शियल सर्विसेज में 8.18%, हेल्थ केयर में 8.18% और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 6.14% एक्सपोजर रखा है। और निपॉन ने बैंकिंग में सिर्फ 5% का एक्सपोजर रखा है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में लगभग 5.5%, वहीं पे ऑटो कंपोनेंट्स में 2.22% और एरोनॉमिक और डिफेंस में 1.32% का रखा है। IT सर्विसेज में 3% का एक्सपोजर रखा है। तो आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग नहीं है, दोनों का जो मेजर इंडस्ट्री एक्सपोजर है वो अलग अलग है। अब मेन बात आती है कि परफॉर्मेंस किसका बेटर है। यहां पर हम देख रहे हैं कि HDFC का 1 साल का परफॉर्मेंस 46.49, लगभग 46.5% का 1 साल में रिटर्न आया है, 3 साल में 32% का और 5 साल में 24% का, 10 साल का एवरेज रिटर्न लगभग 16.5% का है। और इसके उल्टा अगर हम निपॉन की बात करें तो निपॉन ने 1 साल में लगभग 53% का रिटर्न दिया है और 3 साल में 33.43%, 5 साल में 28.53% और 10 साल में 26.88%, लगभग 27% का रिटर्न दिया है। अब इसका कंपैरिजन हम SIP में करें। अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि HDFC का ओवरऑल लमसम इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो परफॉर्मेंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो HDFC का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम है और निपॉन का ज्यादा है। अब अगर SIP की बात करें तो SIP में चूंकि HDFC का फंड 15 साल से ज्यादा पुराना है तो यहाँ पे इसका सिंस इंसेप्शन
अगर किसी ने 10,000 रुपए का SIP किया है तो टोटल कॉर्पस खड़ा होता है 19,10,000 रुपए का। 19,10,000 रुपए का फंड वैल्यू 1,10,00,000 रुपया बनाया है HDFC का स्मॉल कैप में। और ये अगर CAGR के टर्म में अगर देखें तो 19.61% का CAGR रिटर्न बना है। वही अगर 15 साल में अगर किसी ने 10,000 रुपए महीने के हिसाब से 18 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका मार्केट वैल्यू 93.23 lakhs हुआ है। और इसमें भी रिटर्न 19.72% का है। 12 लाख अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है 10 सालों में तो उसका मार्केट वैल्यू 37,89,000 है 21.77% के हिसाब से। और 5 साल में अगर किसी ने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो वो भी डबल से ज्यादा हुआ है 13.38% 32.77% के हिसाब से। और 3 साल में अगर किसी ने 3,60,000 रुपया 10,000 रुपये महीने के हिसाब से जमा किया है तो उसका मार्केट वैल्यू 5,66,000 रुपया हुआ है। और यहाँ पर भी इसने 31.54% का रिटर्न दिया है। अब चलिए चलते हैं निप्पॉन के SIP के परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो निप्पॉन का चूंकि 15 साल नहीं हुआ है इसलिए इसका सिंस इंसेप्शन एक्युमुलेशन अगर देखा जाए 10,000 रुपए की SIP का तो लगभग 16,20,000 रुपया होता है। और 16,20,000 रुपये किसी ने इन्वेस्ट किया है तो उसका मार्केट वैल्यूएशन 1,07,18,000 रुपया होता है। और यहाँ पे सिंस इंसेप्शन इसका CAGR रिटर्न 25.34% है। जहां पर कि अगर हम HDFC के साथ में तुलना करें तो HDFC ने मैक्सिमम 19% का CAGR रिटर्न दिया है। तो लगभग 6% एक्स्ट्रा निप्पॉन ने ओवर ए पीरियड ऑफ 15% माने 15 ईयर्स 15 साल तक लगभग 6% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट किया है। अब अगर हम बात करें 10 साल की तो 10 साल में अगर किसी ने 12 लाख रुपया निप्पॉन के स्मॉल कैप में दिया है तो वो 45,10,000 रुपये बने हैं और CAGR रिटर्न 25% का बना है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में अगर किसी ने 6 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है तो उसका मार्केट वैल्यू 14,61,000 रुपये बना है और 36% से भी ज्यादा का CAGR रिटर्न बना है। 3 साल में अगर किसी ने 3,60,000 रुपया दिया है तो 5,73,000 बना है और 33.33% का CAGR रिटर्न बना है। अब एक और फैक्टर है जिसके ऊपर इन दोनों फंड्स को कंपेयर करना चाहिए। क्योंकि हम स्मॉल कैप में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क होता है लिक्विडिटी का, कि अगर कभी फंड्स को बेचना हो या फिर हमें रिडीम्शन करना हो तो उस सिचुएशन में कौन सा फंड बेटर पोजीशन में है कि हमारा पैसा आसानी से निकल सके। तो इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट में ये देखा जाता है कि किसका स्टॉक्स कितना लिक्विड है। तो आप समझ सकते हैं कि जो लार्ज कैप होता है उसमें लिक्विडिटी ज्यादा होता है, लार्ज कैप को आसानी से आप बेच सकते हैं। लेकिन स्मॉल कैप का प्रॉब्लम ये भी होता है कि स्मॉल कैप को आसानी से आप मार्केट में पूरा पोर्टफोलियो एक साथ में अगर ज्यादा बल्क में सेल करना पड़े तो आपको बायर ही नहीं मिलेंगे। तो इस वजह से हम इस पैरामीटर पे देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या एक्सपोजर इन दोनों स्कीम्स में लिया गया है। और यहाँ पर आपको एक चीज और बता दें कि चूंकि ये स्मॉल कैप है लेकिन इसमें भी फंड मैनेजर के हाथ में स्कोप होता है कि वो थोड़ा बहुत लार्ज कैप में भी एक्सपोजर रख सकता है। अगर हम बात करें निप्पॉन की तो निप्पॉन अभी के मार्केट सिचुएशन में लगभग 12.5% पैसा स्मॉल कैप फंड का लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा है और मिड कैप में लगभग 16% इन्वेस्ट करके रखा है और स्मॉल कैप में सिर्फ 67% है। इसका ठीक उल्टा अगर हम HDFC की बात करें तो HDFC में लार्ज कैप में सिर्फ लगभग 4% के पास आसपास एक्सपोजर है, मिड कैप में लगभग 8% और स्मॉल कैप में 80% एक्सपोजर है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोजर स्मॉल कैप में HDFC का है और परफॉर्मेंस के हिसाब से निप्पॉन का परफॉर्मेंस अच्छा है। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बेसिस पर यह डिसाइड करना कि आने वाला फ्यूचर में भी निप्पॉन के फंड ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और HDFC का नहीं करेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बेसिस पर आप कुछ भी डिसीजन नहीं लें। ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव था आपको फैक्ट्स एंड फिगर से रूबरू कराना। इसके बेसिस पर आप किसी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ना लें। आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए अपने रिस्क एपेटाइट को और अपनी जरूरत को समझ करके अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात करें और उनको अपनी जरूरत समझाएं। उसके हिसाब से आपको अगर ये स्कीम सुटेबल लगता है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो के बेसिस पर आप
इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट ना करें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में जहां पर कि मैं आपके साथ में बात करूंगा कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से यूज करना चाहिए, कितना यूज करना चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो क्रेडिट कार्ड में हमको अवॉइड करने की जरूरत है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रेडिट कार्ड के विषय में बात करूंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तरक्की करें। थैंक यू।